नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 8वीं क्लास बाल विकास में अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं और क्या क्या सिद्धांत हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके सहपाठी दोस्त हैं सभी को जरूर शेयर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अधिगम लर्निंग। अधिगम का क्या अर्थ होता है, क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस किस वैज्ञानिक ने दी, सभी आपको अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। जितनी भी परिभाषाएं हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वह आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए आप उन सभी परिभाषाओं को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखेंगे क्या होता है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य क्या करता है, जीवन पर्यंत लाइफ टाइम कुछ न कुछ सीखता रहता है। मानो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यही बताया गया है कि अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयास करता रहता है। अभी हमने बताया कि मानव जो होता है वह लाइफ टाइम कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपने आप को वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कोई एक छोटा बालक है, उसके सामने अगर कोई दीपक रख दिया जाए, मान लीजिए ये दीपक है, अगर किसी छोटे से बालक के सामने रख दिया जाता है तो बालक क्या करता है, इसकी लौ को पकड़ने के लिए दौड़ेगा, प्रयास करेगा। जब प्रयास करेगा तब उसका हाथ जल जाएगा। जैसे उसकी लौ को पकड़ने का प्रयास करेगा और उसका हाथ जल जाएगा और अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लेगा। लेकिन जब कभी उसके सामने वह दीपक जलाया जाएगा या दीपक जलाया जाएगा तो वह लौ नहीं पकड़ेगा, उसकी तरफ वह हाथ नहीं बढ़ाएगा, उससे दूर होगा, वरन उससे दूर हो जाता है। तब कुछ न कुछ सीखा उसने कि इसका जो ये लौ निकल रही है, इसको पकड़ने से हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए इसे नहीं पकड़ना चाहिए। तो इसलिए वह यह चीज उसके माइंड में आई, सीखा। तो मानव जो होता है वह कुछ न कुछ लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। चाहे जब उसका जन्म होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है, जन्म के उपरांत ही। अब कुछ वैज्ञानिक जी थे, उन्होंने परिभाषाएं जो दी, ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रही हैं, ये एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए इन सभी परिभाषाओं को जरूर नोट कर लीजिएगा। पहले वैज्ञानिक थे BF स्किनर जी। इन्होंने बताया सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक थे वुडवर्थ जी ने बताया सीखना विकास की प्रक्रिया है। बहुत ही इजी है, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछी गई है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, किस वैज्ञानिक ने बताया? तो किसने बताया? वुडवर्थ जी ने बताया था। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक जी थे JP गिलफोर्ड जी। JP गिलफोर्ड जी ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या बताया? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही सीखना है। कोई भी बिहेवियर है, उसके कारण जो व्यवहार में, उसके बिहेवियर में चेंज दिखता है, वही क्या है? सीखना है, अधिगम है। काल्विन जी ने बताया कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। फिर क्रो जी ने क्या बताया कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना
आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। फिर नेक्स्ट, गेट्स जी ने क्या बताया कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक ने बताया, वुडवर्थ जी ने क्या बताया कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डिफिनेशन है? पहली इंपॉर्टेंट तो है क्रो एंड क्रो जी के अनुसार। क्रो एंड क्रो जी ने क्या बताया था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अध्ययन है, अर्जन है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। और जेपी गिलफोर्ड जी ने जो बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ जी के द्वारा बताई गई डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और बीएफ स्किनर के द्वारा 4 से 5 वैज्ञानिक जिन्होंने डिफिनेशन दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसको एकदम से रट लीजिए और अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है अधिगम का? अधिगम प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, ये समझने के पर्पज से है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से। सीखना से प्राय क्या मतलब होता है कि अनुभव के द्वारा जो आप व्यवहार में, आपके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है वह होता है अधिगम। अधिगम अर्थात सीखना शब्द का अर्थ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के अवलोकन से अधिक स्पष्ट हो गया है। अभी आपने ऊपर परिभाषाएं देखी हैं, ऊपर जितनी भी परिभाषाएं बताई गई हैं उनके द्वारा आपको अधिगम के बारे में अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गया, पता चल गया है कि अधिगम क्या होता है। समझ में आया? अगर ये आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर बढ़ते हैं कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अधिगम की कौन सी विशेषताएं होती हैं देखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिगम की विशेषताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि अधिगम मतलब अर्थात सीखना सार्वभौमिक है, अनुभवों की नवीन व्यवस्था है, वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, सीखना समायोजन है, जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन है। ये विशेषताएं आप अपने मन से लिख सकते हैं। बोलिए कैसे? आपने अभी ऊपर जितने वैज्ञानिक दिए गए, जिन्होंने अपनी अपनी डिफिनेशन दी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि व्यवहार में परिवर्तन है सीखना। सबसे पहले मैंने बताया कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सबसे पहले बताया। फिर सबसे पहले ही बताया कि वातावरण से समायोजित करता है व्यक्ति, वातावरण में क्रियाशीलता की उपज है, अनुभव के द्वारा सीखता है, सार्वभौमिक है। सारी ये जितनी भी विशेषताएं मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले, ऊपर जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है उसमें ये सारी विशेषताएं बता चुका हूं। तो ये विशेषताएं आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप लिख सकते हैं। समझ में आया? फिर नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जो आपको प्रभावित करते हैं सीखने में? पहला है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। पहला क्या है, अब आप अपने मन से सोचिए कि कौन से ऐसे कारक होते हैं जो आपको सीखने में प्रभावित करते हैं। अगर आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप नहीं सीख सकते, अवरोध उत्पन्न करेगा। पता है आपको कि जो शारीरिक, अगर आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आप बीमार हैं तो कैसे आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते ना। आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी, आप कोई चीज़ है उसे सीखने के लिए परिपक्व है या नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। फिर नेक्स्ट क्या है, सीखने की इच्छा। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, आपको सीखने की इच्छा नहीं है, आपका मन कहीं मूवी में लगा हुआ, कोई मूवी चल रही उसमें लगा हुआ, तो आप कतई नहीं सीख सकते। तो सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनके मन में उनकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की, तभी वह सीख पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रेरणा, मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा तब बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अगर प्रेरणा नहीं होगी, कोई भी चीज़ है उसमें मोटिवेशन देना पड़ता है तब जा कर के वो बच्चे सीखते हैं। इसलिए प्रेरणा भी इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए। विषय सामग्री का स्वरूप।
आप क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है कि कोई है ऐसे ही बके जा रहे हैं या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या सामग्री आपके पास है। जैसे सिखाया जाता है बच्चों को, आप सिखाते हैं चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा, टीएलएम द्वारा सिखाते हैं, तो उस तरीके से बच्चों में सीखने की प्रबल इच्छा होगी। समझ में? तो विषय सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वातावरण का होना मस्ट है। बिना वातावरण के बच्चे कुछ नहीं सीख पाते, वह भी अवरोध उत्पन्न करेगा। अगर वातावरण नहीं है तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्या क्या कारक होते हैं जो आपके सीखने में रुकावट पैदा करते हैं। समझ में? 6 से 7 पॉइंट हैं, क्या प्रभावित करते हैं, कौन से कारक, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर अधिगम के सिद्धांत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अधिगम के सिद्धांत, इससे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। वो कौन सा है बहुविकल्पी, अभी बताएंगे आपको। ईएल थॉर्नडाइक जी ने क्या बताया, इन्होंने, या अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने सीखने के कुछ नियम दिए जिनको 2 भागों में विभाजित किया। अब आपकी बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या बनेगा कि अधिगम के सिद्धांत कितने भाग होते हैं। अधिगम के सिद्धांत जो उसके नियम हैं किसने दिए, तो थॉर्नडाइक जी ने दिए। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। अब 2 भागों में बांटा, लेकिन अभी आपके पास 2-3 बहुविकल्पी क्वेश्चन और बनने वाले हैं। उन्होंने कौन कौन से नियम दिए, उन्होंने 2 नियम दिए थे, एक तो मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या बना, अधिगम के सिद्धांत को थॉर्नडाइक जी ने कितने नियम दिए थे, थॉर्नडाइक जी ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। अब दूसरा बहुविकल्पी क्या बनेगा कि मुख्य नियम कितने होते हैं, तो कितने होते हैं मुख्य नियम, 3। कितने होते हैं, 3। बन गया आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसलिए याद रखना है कि मुख्य नियम कितने होते हैं, 3, और गौड़ नियम कितने होते हैं, 5। ये याद रखना, मुख्य नियम कितने होते हैं, गौड़ नियम कितने होते हैं, 3 और 5। किसने दिया, थॉर्नडाइक जी ने दिया। कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, मुख्य नियम और गौड़ नियम। पहला नियम क्या दिया था, तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम, जिसे आप उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम भी बोल सकते हैं। और तीसरा था प्रभाव का नियम। तो आप याद रखेंगे तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो उनमें से कोई एक गौड़ नियम उठा करके उसमें रख दिया जाएगा, आप उसमें ढूंढिए कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो याद रखेंगे तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। समझ में? कई बहुविकल्पी क्वेश्चन इस प्रश्न से बनेंगे, इस थ्योरी से कई बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिएगा, ये जितने भी नियम हैं इनको आप रट लीजिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब आते हैं, देखते हैं गौड़ का नियम। गौड़ कितने नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं। 5 बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। इसी तरीके से आपको 3 गौड़ नियम दे दिए जाएंगे, उसमें एक मुख्य नियम रख दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से गौड़ नियम नहीं है। इस तरीके से आपको टेट में भी मिल जाते हैं क्वेश्चन, और आपके यहाँ डीएलएड के एग्जाम में भी बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी नियमों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देख लेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने होते हैं, 3। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में देखेंगे, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता एवं शीघ्र ही सीख लेता है। विपरीत, जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझला जाता है और क्रोधित होता है, वह सीखने की गति धीमी हो जाती। तत्परता का नियम मतलब एक्टिव रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। कोई भी कार्य है तो उसे करने के लिए अगर आप पहले से तैयार हैं तो उसमें आप आनंद लेंगे और शीघ्र ही उसे सीख लेंगे। अगर आप उसमें पहले से नहीं तैयार हैं तो आप कार्य करने की इच्छा नहीं होगी और कोई भी उससे आप देखकर क्रोधित हो जाएंगे और कार्य नहीं करेंगे, बहुत धीमी गति से करेंगे। तत्परता का नियम यही है। आपको नियम याद रखने हैं, थ्योरी आप लिख सकते हैं आसानी से। तत्परता मतलब एक्टिव रहना व्यक्ति को, बस समझ जाएंगे आप। दूसरा है अभ्यास करने। अभ्यास मतलब रिवीजन, समझते हैं आप।
अभ्यास के नियम में इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है, अभ्यास, आप बार बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उस शीघ्र ही सीख जाता है, उससे वह सीख जाएगा। जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता, उसे वह भूलने लगता। जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना आदि। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं। अभी ऊपर हमने बताया था। अभ्यास का नियम मतलब बार बार आप कोई चीज अभ्यास कर रहे हैं, रिवीजन करें तो आपको याद हो जाएगी आसानी से। अगर नहीं करेंगे तो वह आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। समझ में आए? प्रभाव का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता या सुख या संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता उन्हें वह करना छोड़ देता। इस नियम को सुख तथा दुख, पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का नियम क्या देखते हैं? जैसे आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, आपको प्राइज दिया जा रहा है, तब आप दोबारा से सोचेंगे कि मैं फर्स्ट आऊं, आपको उस प्राइज का आप पर प्रभाव पड़ा, तो इसीलिए सुख या दुख या पुरस्कार तथा दंड का नियम कहते हैं। अच्छा प्रभाव जब पड़ता है तब आप उसे करने में रुचि उत्पन्न करते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं। समझे? प्रभाव डालता। फिर आते हैं गौड़ नियम क्या होते हैं। सेकेंडरी लॉ, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए और विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता है जब तक समस्या का सही हल न खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। इससे क्या होता है? व्यक्ति को संतोष मिलता है। थार्डाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। थार्डाइक का जो प्रयत्न एवं भूल द्वारा सिद्धांत है, जो आपको अभी पढ़ाया जाएगा, वह बहु अनुक्रिया के नियम पर आधारित है। ये आपके लिए क्वेश्चन एक यहां से बनेगा कि थार्डाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? गौड़ नियम के बहु अनुक्रिया के नियम पर आधारित है। बहु अनुक्रिया नियम क्या होता है? व्यक्ति कोई भी है, कोई भी आपके सामने कोई समस्या है, कोई मान लीजिए क्वेश्चन है, तो उसे आप सुलझाने के लिए बार बार कोई ना कोई हल ढूंढते रहते हैं। जब तक वह हल नहीं हो जाता तब तक आपको बेचैनी सी रहती, संतोष नहीं मिलता। सेम वही इसका प्रोसेस होता है। समझ में आया बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है? फिर नेक्स्ट है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग जब आदमी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। मानसिक स्थिति, अगर आप माइंड मेकअप, आपने माइंड बना लिया है कि आज हमें ये क्लास याद करनी, लिख लेनी, पढ़नी अच्छे से, तो आप उसे कर लेंगे। वह क्लास आपके माइंड में बैठ जाए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं, जबरदस्ती आपको बताया जाए तो आपके माइंड में बैठेगी नहीं, फर्जी है सारा। तो मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से तैयार होगा व्यक्ति तभी कोई चीज सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। वह कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या सुलझाने के लिए वह कई क्रियाएं करता, चाहे वह बार बार प्रयास करता, कभी गलत होती कभी सही होती, फिर वह अंततः क्या करता है? उसका हल ढूंढ लेता है, आंशिक रूप से उसका हल ढूंढ लेता है। यही होता है आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट क्या है? समानता का नियम। समानता का नियम, इसमें क्या देखेंगे? इस नियम के अकॉर्डिंग किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर, कोई भी अगर प्रॉब्लम प्रस्तुत हो रही है तो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। जितने भी मनुष्य के पूर्व अनुभव होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर उसमें समानता पाई जा रही है तो वह स्थानांतरित होकर अपने आप सीखने में हेल्प करता है। फिर लास्ट क्या है? सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन के नियम में देखेंगे, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती, परंतु कुछ समय के बाद भोजन को बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगती। मान लीजिए कोई कुत्ता है, उसे आप
भोजन दे रहे हैं, तो जैसे भोजन देंगे तो उसके मुंह से लार टपकने लगती। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही बर्तन आप उठाएंगे तुरंत उसके मुंह में लार आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, सहचर्य परिवर्तन का नियम। परिस्थिति के अनुसार उद्दीपक अपने आप कार्य करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही भोजन दिखेगा तैसे तुरंत उसके मुंह में लार आएगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, धीरे धीरे बर्तन को देखकर ही लार आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस चैप्टर से आपको अधिगम के सिद्धांत कितने हैं, कौन कौन से हैं, किसने दिया, ये चीज़ याद रखनी है। और जितने वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए हैं, परिभाषाएं, जितने भी अधिगम की परिभाषाएं दी गई हैं, वह सभी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।